हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड इज। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो डायरेक्टली फील्ड से कलेक्ट करा जा रहा है, सो वो डेटा कौन से डेटा के अंडर आएगा, क्या वो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, या फिर टर्शियरी होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपके लिए एक हिंट गिवन है, डायरेक्टली डायरेक्टली एक फील्ड से डेटा कलेक्ट कराया जा रहा है, कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर। सो रिसर्चर यहाँ पर किसी और से डेटा, किसी और सोर्सेस से डेटा नहीं यूज कर रहा है, मेन सोर्सेस से यूज कर रहा है डेटा, मेन सोर्सेस से यूज कर रहे हैं। जैसे सर्वेस के थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो ये सारी चीजों के थ्रू, इन मेन सोर्सेस के थ्रू रिसर्चर डायरेक्टली एक फील्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी फील्ड से डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा। तो रिसर्चर जब खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद डेटा को जनरेट करते हैं, सो वो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेटा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही पूछ रहा है, डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड इज प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। लेन ऑप्शन ए आपको गिवन है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो किसी दूसरे सोर्स से लिया गया हो, जैसे
आर्टिकल्स, पेपर्स, मैगजीन्स। सो इन सारे चीजों से अगर, इन सारे सोर्सेज से अगर आप डेटा को लेते हैं, मतलब किसी और रिसर्चर का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी डेटा अवेलेबल, आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सो वो सेकेंडरी डेटा में आएगा। सो यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद डेटा जनरेट नहीं करते बल्कि किसी और का डेटा यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टर्शियरी डेटा। टर्शियरी डेटा क्या होता है? टर्शियरी डेटा जिसमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा, ये दोनों डेटा का कॉम्बिनेशन आपको टर्शियरी डेटा में मिलेगा। टर्शियरी डेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज, उसमें आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा दोनों भी इंक्लूडेड रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसा डेटा जो डायरेक्टली किसी फील्ड से कलेक्ट करा गया है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, नॉट टर्शियरी डेटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जैसे नेम में ही मीनिंग आपको पता चल रहा है, अनस्ट्रक्चर ऐसी चीजें जो पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, जो पहले से कोई प्री प्लान नहीं हो, प्री प्लान नहीं होता है। इंटरव्यू आप देखते हो, इंटरव्यू में जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो जो क्वेश्चंस पूछेंगे रिसर्चर वो पहले से प्री प्लान नहीं होंगे, बल्कि जो रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्चर पूछते जाएंगे। सो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जब होता है उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो प्री प्लान नहीं होंगे, बल्कि आप डायरेक्टली इनफॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उसमें। ओके, अब अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता क्या है हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। ऑप्शन ई, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ यस या फिर नो टाइप में आंसर करते हो। रिस्पोंडेंट जो होते हैं यस और नो टाइप में आंसर करते हैं। लेकिन इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्सेशन। आप उसमें कॉन्वर्सेशन करते हो, आप उसमें बात करते हो, किसी एक टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनका रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स जानते हो। तो रिस्पोंडेंट सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, नॉट कॉन्वर्सेशनल। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में आप किसी से बात करते हो, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हो, उनको जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन आप उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हो, तो उसमें कॉन्वर्सेशन तो होगा, नॉट कॉन्वर्सेशन। या आपका ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिजिड। रिजिड क्या होता है? याद रखिएगा, रिजिड का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब आप पहले से प्लान करते हो। लेकिन मैंने आपको कहा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में कोई चीज प्लान नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बेसिकली, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसमें आप यस और नो टाइप के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हो, बल्कि आप कोई वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आंसर करते हो और रिस्पोंडेंट्स वर्ड और टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स करते हैं। सो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, A research tool which is answer with yes or no is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन टूल है रिसर्च में जो रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर करते हैं सिर्फ और सिर्फ यस और नो टाइप में। सो हम वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ई, एन इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड क्या होता है? जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ हाई लेवल टॉपिक्स। मतलब रिसर्चर इस लिस्ट में टॉपिक्स लिख लेते हैं जो उनको इंटरव्यू में अपने कवर करने होते हैं, वो सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं अपने एक लिस्ट में। सो उसे हम कहते हैं एन इंटरव्यू गाइड। सो इंटरव्यू हो रहा है मतलब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होगा, यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करेगा रिसर्चर को सिर्फ यस और नो टाइप में नहीं करेगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन बी, एन इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है? वेरी सिंपल, अगेन यहाँ पर भी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में ऐसी लिस्ट होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो अपने वो रिस्पोंडेंट्स को पूछने वाले हैं। मतलब यहाँ पर एक रिसर्चर लिस्ट बना लेते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन सारे रिसर्चर पहले ही लिख लेते हैं जो अपने रिस्पोंडेंट्स को पूछने वाले हैं। अगेन यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है तो आपको यस और नो टाइप में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी याद रखेगा आपकी
क्वालिटेटिव रिसर्च में एक डेटा कलेक्शन मेथड होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें आप किसी पर्सन से या फिर कोई एक ग्रुप होता है उसमें किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्चर्स इन डेप्थ स्टडी करते हैं, सो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ स्टडी हो रही है, किसी टॉपिक के बारे में अगर इन डेप्थ स्टडी हो रही है तो यहाँ पर आपको यस और नो में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स और रिस्पोंडेंट्स का आंसर मिलेगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है, जिसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं आपको आंसर करते सिर्फ और सिर्फ यस नो टाइप में। अब जैसे आप किसी होटल में आपने लंच किया है, तो आपको उसके बाद फीडबैक फॉर्म मिलता है, तो उसमें रहता है कि हमारी आपको टेस्ट कैसा लगा और हमारी सर्विस कैसा थी, तो आपको यस और नो टाइप में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन एक ऐसा रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसमें रिस्पोंडेंट जो आंसर करते हैं वो यस और नो टाइप में करते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ क्वेश्चनएयर। नेक्स्ट, Which of the following is most likely to be continuous quantitative variable? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल गिवन है। ओके, अब क्वांटिटेटिव मींस जो नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स को डिस्क्राइब करता है और जो वेल डिफाइंड होता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस एंड सेकेंड होता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, जैसे मान लो आपकी जो वैल्यूज होंगी, आपके जो नंबर्स होंगे ऐसे होंगे 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होंगे, जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट्स में जो वैल्यू आते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते, जैसे 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, तो उसे आप कहते हो डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सब हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय फुटबॉल। सो फुटबॉलर से जो गोल्स हुए हैं, जैसे आप कहते हो फुटबॉलर्स के जो गोल्स होंगे वो उसके स्कोर कैसे होंगे, स्कोर्स कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 0 भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते स्कोर 1.1 हुआ है, 2.1 हुआ है। दैट मीन्स ये जो है आपका ये डिस्क्रीट में आएगा, ये कंटिन्यूस वेरिएबल में नहीं होगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की पॉपुलेशन, जैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन आप बोलोगे 70,000, 80,000 है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि 70.5 ऐसा 70.5 ऐसा नहीं कहोगे आप, ओके 70.6 ऐसा कुछ नहीं कहोगे आप एक एग्जैक्ट नंबर बताओगे, 70, 60, 40, 50, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट में आएगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ जूस बॉटल्स सोल्ड बाय स्टोर। एक स्टोर ने कितने जूस की बॉटल्स सोल्ड किए हैं, कितने सेल किए हैं उन्होंने, जैसे कोई कहेगा कि मैंने 5 किया है, कोई 7, कोई 10, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने 5.5 बॉटल सेल किया है। ओके, सो ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉसवर्ड पजल। एक पजल को कितना टाइम लगा है कंप्लीट करने में, तो टाइम कैसा हो सकता है, टाइम 1 हो सकता है, 1.1 आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 2.5 आवर्स हो सकता है। सो टाइम में हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सो टाइम जो होगा आपका, यहाँ पर टाइम ही आपको मेन फोकस करना है। सो टाइम आपका कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉस वर्ड पजल। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल गिवन है। अब क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में और ऐसा डेटा जो क्वांटिफिएबल डेटा हो। क्वांटिफिएबल डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं क्वांटिफिएबल डेटा। याद रखिएगा क्वांटिटेटिव मतलब नेम में मीनिंग है जो क्वांटिटी बताए, और क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो।
सो अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे में याद रखिएगा आपके पास आपका जो सर्वे होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ये दोनों भी डेटा का एग्जांपल होगा आपका सर्वे। सर्वे में आपके पास जो डेटा मिलता है आपको, जैसे आप सर्वे में क्वेश्चन है इसके थ्रू भी आपको यस नो टाइप में भी जो रिस्पोंडेंट्स है उनका आंसर मिलेगा, एज वेल एज आप क्या करते हो फोन पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो मेल के थ्रू। सो यहाँ पर आपको यस नो और नंबर्स के फॉर्म में आपको डेटा नहीं मिलेगा बल्कि वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा, जो कि होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास ऐसा डेटा जो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में हो। तो इसीलिए सर्वे जो होता है आपका ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी पोल्स। पोल्स में भी आपके पास दोनों टाइप के डेटा होता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। पोल्स में भी आपके पास दोनों टाइप का डेटा होगा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। पोल्स में क्या होता है, आप ये देखते हो कि कोई एक पार्टी है उसके जीतने के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी जीतेगी। तो यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में मिल गया। और पोल्स में आप किसी पर्सन का, किसी एक पर्सन का ओपिनियन भी जानते हो। सो पोल्स में आप पब्लिक का ओपिनियन जानते हो, किसी एक पर्सन का भी आप ओपिनियन जानने की कोशिश करते हो। सो पोल्स भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसस। सेंसस ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल हो जाएगा। सेंसस क्या होता है, जैसे इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर है उनसे डेटा कलेक्ट करा जाता है। सो इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस होता है जिसमें सारी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाया जाएगा। सारी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्वांटिटेटिव डेटा ही मिलेगा, क्वालिटेटिव डेटा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप क्वांटिटेटिव डेटा का ही क्वांटिटेटिव डेटा ही आपको मिलेगा। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के वे से जाओगे तो आपके पास बहुत अमाउंट में डेटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए सेंसस एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा एक एग्जाम्पल है जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डेटा कलेक्ट करते हो, जैसे उनकी एज, जेंडर, और वो मेल है या फीमेल है, इस तरीके से क्वेश्चंस या स्नो टाइप में क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। तो सेंसस आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेंसस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस की बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है, हाइपोथेसिस क्या होता है। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर्स के अजम्पशंस या फिर गेसेस पर बेस्ड होता है। सो अजम्पशंस और गेसेस कैसे हो सकते हैं रिसर्चर के, मान लीजिए मेरा एक ऐसा अजम्पशन है, मेरे एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट मैं दूंगी अपनी रिसर्च में कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। सो ये मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं अगर वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरा टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ये एक टेम्पररी स्टेटमेंट है, और मैं इसी टेंटेटिव स्टेटमेंट को, इसी टेम्पररी स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करूंगी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन assumption about relations between variables। मतलब यहाँ पर एक वाटर आपका एक वेरिएबल हो गया एंड प्लांट ग्रोथ एक वेरिएबल हो गया। अब ये दो वेरिएबल्स पर, इन दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या अगर मैं वाटर ज्यादा दूं प्लांट को तो वाटर प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। सो ये दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, उस पर मेरा कुछ अजम्पशंस है, उस पर मेरे कुछ गेसेस है। हो सकता है कि वाटर ज्यादा दो तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली आपका? हाइपोथेसिस इज एन assumptions about रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है उस पर आपके assumption, उस पर आपके guesses, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, assumptions about relations between variables। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टूल के यूज से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लूंगी, कोई पर्टिकुलर डिसीज के बारे में मुझे जानना है, सो मैं एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लूंगी, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगी और उनके थ्रू रिस्पॉन्स कलेक्ट करूंगी। मतलब मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है, मैं इनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करूंगी। सो इंटरव्यू भी आपका एक डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देन ऑप्शन बी, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको यस नो टाइप में उस क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना होता है। तो क्वेश्चनेयर्स में भी रिसर्चर क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट्स को एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनेयर, और रिस्पोंडेंट उनको आंसर करते हैं और उनके थ्रू रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चनेयर भी एक डेटा कलेक्शन टूल है। देन ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सॉरी, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन, नेम में ही मीनिंग है ऑब्जर्वेशन, मतलब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। मान लीजिए मैं किसी फॉरेस्ट में गई और मुझे एनिमल्स पर स्टडी करना है कि एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनका लाइफस्टाइल उनका कैसा होता है। तो मैं उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करूंगी, उनके बिहेवियर को, उनके मूवमेंट को, उनके सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व करूंगी और ऐसा डेटा को कलेक्ट कर लूंगी। सो ऑब्जर्वेशन भी एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज आप इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों भी टूल्स के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है अबाउट रिसर्च। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, रिसर्च सिंपली मीन्स सर्च फॉर फैक्ट्स। सो यस, हम रिसर्च में फैक्ट्स को सर्च करते हैं। अब फैक्ट्स क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रूवन होता है। अब ऑलरेडी प्रूवन होता है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं ये देखने के लिए कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रिसर्च इज पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। यस, रिसर्च में हम किसी भी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब एग्जामिन करना, उसके बारे में और डीप में जानना और नॉलेज लेना। सो यस, रिसर्च इज पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, इट इज ट्रू अबाउट रिसर्च। देन हम ऑप्शन डी देखेंगे, रिसर्च इंक्लूड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो यस, रिसर्च इसीलिए तो कंडक्ट करी जाती है क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखें। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई डिसीज हो गई, कोई किसी भी प्रॉब्लम पर आप अगर आप स्टडी कर रहे हो, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक, कोई मनी से रिलेटेड, कोई कल्चर से रिलेटेड, तो आप किसी भी प्रॉब्लम पर अगर स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने कोविड डिसीज पर स्टडी करा, सो किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हम रिसर्च के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये तीनों भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ये तीनों भी ऑप्शन ट्रू है अबाउट रिसर्च। और ऑप्शन सी, रिसर्च इज डिसऑर्गेनाइज्ड डिटेल इंक्वायरी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है अबाउट रिसर्च, बिकॉज रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब वहां पर आपको उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स, रूल्स फॉलो करने होते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग से जाना होता है, एक डिटेल में आप इंक्वायरी करते हो किसी भी चीज के बारे में, ऑर्गेनाइज होता है, हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक प्रॉपर आपको दिखेगा कि प्रॉपर आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। सो रिसर्च हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है अबाउट रिसर्च, रिसर्च इज डिसऑर्गेनाइज्ड डिटेल इंक्वायरी। नेक्स्ट, फॉर बेटर एक्यूरेसी इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में किसी टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट कब आएंगे, आपको क्या करना होगा जब आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएंगे। तो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द सैंपल। यस, आप अगर आप सैंपल्स को आपके इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। अब सैंपल्स क्या होता है, जैसे आप पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आपने समझ लो आपके जो सैंपल्स है उनमें 90 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, 100 में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल बन गया और इन 90 लोगों पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आपने ज्यादा सैंपल लिया, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना एरर कम आने के चांसेस
चांसेस होते हैं, मतलब उतना आपका जो रिजल्ट है, जितना ज्यादा सैंपल आप लोगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ जाएंगे। सो इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यस, इसके थ्रू भी आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देन ऑप्शन बी, अनबायस्ड डेटा कलेक्शन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। आपको अनबायस्ड बेसिस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, मतलब अब जब जैसे आपने इंटरव्यू परफॉर्म किया, आपने क्वेश्चनर्स के थ्रू रिस्पोंडेंट्स का रिस्पांस लिया, पब्लिक का आप ओपिनियन जानते हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको 90% ऐसा 90% आपको करेक्ट इंक्वायरी मिल रही है और 10% नहीं मिल रही, तो आपको ये 10% को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेंशन करना है हर एक चीज को जो आ रहा है आपके रिजल्ट। आपको एकदम अनबायस्ड वे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, आपको आपके ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनबायस्ड वे से डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हो वो एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई एंड बी दोनों भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन कॉलम चार्ट बार्स आर, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉलम चार्ट में बार्स आपके कैसे होते हैं, कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं और स्लांटिंग होते हैं, कैसे होते हैं। सो कॉलम चार्ट क्या होता है, इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट दिखता है, जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका जो भी डेटा होता है, आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हो। और कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होते हैं ये वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल मतलब ऐसी कुछ लाइंस होती है और हॉरिजॉन्टल आपकी ऐसी लाइंस होंगी, वर्टिकल ऐसी लाइंस होती है, आपको याद रखना है। तो कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होंगे वो वर्टिकल में होंगे, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्टिकल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।